दोस्तों आप सभी का स्वागत है सीटी एंड टर्म पीवाईक्यू सेशन में, जहां पे हम लोग सितंबर 2023 का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने वाले हैं। हमारा जो मेन एम होगा वो होगा क्वेश्चन को समझना, उसके बाद उसके अप्रोच को देखना कि कैसे उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, उसके बाद उसके सॉल्यूशन को देखेंगे और साथ ही साथ मैं एग्जाम टिप्स दूंगा। बट इस वीडियो से पहले कुछ प्री रिक्वायर्स है, वो आपको कंप्लीट करने होंगे, नहीं तो आपको बहुत दिक्कत होगी एंड टर्म में। और वो है वीक 1 to 11 कंप्लीट कर लीजिए, जिसमें आपको सबसे ज्यादा फोकस करना है इन सारे कॉन्सेप्ट्स में, लाइक नेस्टेड डेटा टाइप, लाइक लिस्ट ऑफ लिस्ट, डिक्शनरी ऑफ डिक्शनरी। उसके बाद आपको फोकस करना है शिफ्ट मैट्रिक्स पे, उसका डिक्शनरी इंप्लीमेंटेशन एंड लिस्ट इंप्लीमेंटेशन। उसके बाद कॉन्सेप्ट ऑफ रिकर्शन, फिर ग्राफ। ग्राफ के अंदर भी कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लाइक एडजेंसी मैट्रिक्स आपको पता होना चाहिए, हॉप्स पता होना चाहिए, क्लिक्स पता होना चाहिए, डीएफएस पता होना चाहिए। और वीक 1 to 11 का बस एक ब्रीफ आइडिया भी रख लीजिएगा तो आपको दिक्कत नहीं होगी। अगर आपको नहीं पता कि ये सारी चीजें कहाँ मिलेंगी, तो मैं प्लेलिस्ट अपने टॉप पे पिन कर दे रहा हूँ या डिस्क्रिप्शन पे दे दे रहा हूँ, आप उसको देख सकते हैं। तो चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं आज का सेशन। तो दोस्तों क्वेश्चन पेपर को शुरू करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ कि मैं ये एज्यूम कर रहा हूँ कि आप बहुत सारी चीजें जानते हैं ऑलरेडी। तो वीक 1 to 9 के जो क्वेश्चंस होंगे उसको मैं शॉर्ट में निकालने का कोशिश करूंगा, क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत कम है। और यहाँ पे भले लिखा हुआ है आपके क्वेश्चन पेपर में कि आपको 18 क्वेश्चन मिले हुए हैं, बट आप देखेंगे कि टोटल 27 क्वेश्चन है। तो आप सोच सकते हैं कि कितना ज्यादा टाइम इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो मैं आपको शॉर्टकट में क्वेश्चन बताऊंगा, मैं जहां जरूरत होगी वहां पे आपको कॉन्सेप्ट समझा भी दूंगा। लेकिन अगर आपको डिटेल में बहुत सारा चीज को जानना है तो प्लीज मेरे एंड टर्म के प्लेलिस्ट को रेफर कर लीजिएगा पिछले टर्म का, उसमें मैंने सब कुछ बहुत डिटेल में समझाया था। चलिए अब हम लोग अपने प्रेल्यूड पे चलते हैं, जहां पे हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी जान लेंगे क्वेश्चन पेपर के बारे में, फिर हम लोग क्वेश्चन पे चलेंगे। तो दोस्तों हम लोग आ गए हैं सीटी के क्वेश्चन पेपर पे, और आप देख सकते हैं ये सेक्शन नंबर 7 है और इसका सेक्शन मार्क्स 100 है। तो इसलिए चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले अगर आप देखिएगा तो आपको सेलेक्ट करना है यस, ये याद से कर लीजिएगा अगर आपका सीटी है तो, नहीं तो आपका मार्क्स इवेल्युएट ही नहीं होगा। और दूसरा कि यहाँ पे आपको डेटा सेट मिल जाएगा। तो जो लोग ये सोच रहे हैं कि डेटा सेट नहीं मिलेगा या ऐसा कुछ इश्यू होगा, तो आप देख रहे हैं कि आपको डेटा सेट अवेलेबल रहेगा और आपको ये टिक कर देना है यूजफुल डेटा हैज बीन मेंशन्ड एवर। तो इसी के साथ हमारा ये दोनों सेक्शन कंप्लीट होता है। अब हम लोग चलते हैं एक्चुअल क्वेश्चंस की तरफ। तो दोस्तों अब हम लोग आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे, जो आपके क्वेश्चन पेपर में 167 के तौर पे मार्क्ड होगा और इसका करेक्ट मार्क्स 4 है। तो ये क्वेश्चन देखते हैं। लेट एक्स एंड वाई बी टू रोज इन ए स्कोर्स टेबल, वी कॉल एक्स एंड वाई पार्शियली मैचिंग इफ स्टूडेंट एक्स एंड वाई आर आइदर फ्रॉम सेम सिटी और हैव सेम टोटल मार्क्स बट नॉट बोथ। Let the partial match x be procedure to find x and y are matching. Choose the correct implementation of procedure partial match. तो आपको बस करेक्ट इंप्लीमेंटेशन बताना है। बट इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि पार्शियली मैच कब हो रहा है, जब वो या तो सेम सिटी से है या फिर उनका मार्क्स सेम है, पर दोनों नहीं होना। ये कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यही वो कंडीशन है इसकी वजह से आपका ये क्वेश्चन जो लगता है ये वो होगा नहीं और ये ट्रिक क्वेश्चन बन जाता है। तो पहला देखते हैं प्रोसीजर पार्शियल मैच एक्स एंड वाई। तो आप चाहे तो पूरा रीड कर सकते हैं, बट मैं शॉर्टकट यूज करूंगा। मैं देखूंगा अच्छा यहाँ सिटी टाउन वाई सिटी टाउन दोनों सेम हो रहा है, तब ये ट्रू हो रहा है और ये भी ट्रू हो रहा है। तो अगर इफ ए एंड बी है तो यानी कि ये ट्रू एंड ये ट्रू होना चाहिए, तभी ट्रू होना चाहिए। लेकिन इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि सिटी टाउन और मार्क्स दोनों होना चाहिए सेम। तो ये तो हम लोग को चाहिए नहीं, इसलिए ये आंसर गलत हो जाएगा। ये वाला थोड़ा सा लगेगा कि हाँ सेम है, बट ये देखिए यहाँ और कंडीशन है, तो ऑब्वियसली ट्रू और फॉल्स ट्रू रिटर्न कर देगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ट्रू और ट्रू भी रिटर्न करेगा, यानी कि एंड की तरह एक्ट करने लग जाएगा। तो ये चीज हम लोगों को नहीं चाहिए, क्योंकि हम लोगों को आइदर सिटी टाउन चाहिए या फिर हम लोगों को टोटल मार्क्स चाहिए, दोनों नहीं चाहिए। तो इसलिए अगेन ये रॉन्ग है। तो इसका जो ट्रिक है ये आप अपने दिमाग में बिठा लीजिए, क्योंकि आपको पाइथन में भी ये काफी हेल्प करने वाला है। और वो ये कि ये है इसका सही प्रोसीजर। आपको ए के वेरिएबल लेना है, a इक्वल टू 0, b इक्वल टू 0, और यहाँ पे रेदर देन ट्रू एंड फॉल्स आप इसको डिजिट में कन्वर्ट कर दीजिए। लाइक ये हो गया 1, यानी कि अगर कंप्यूटर के साइंस में बोले तो ट्रू, और ये भी हो गया ट्रू। तो अब अगर आप देखिएगा तो अगर a 1 है और यहाँ पे भी 1 है, तो क्या वो इक्वल टू 1 के है? नहीं होगा। तो यहाँ पे आइदर इसको 0 होना होगा या इसको 0 होना पड़ेगा, तभी जाकर के ये कंडीशन ट्रू होगा। इसलिए ये आंसर सही करेक्ट इंप्लीमेंटेशन है। और ये जो रिटर्न पार्ट है ये मैं खास आपको बताना चाहता हूँ, जब भी आपको ऐसा कोई ये मिले इंडेंटेशन और उसके बाद रिटर्न आ रहा है, तो इसका मतलब है कि ये एल्स पार्ट का रिटर्न है। तो इसको ध्यान रखिएगा। और फिर अगेन इस वाले को देखिएगा तो a प्लस बी ग्रेटर देन 1, ये भी नहीं हो सकता, हम लोग को इक्वल टू 1 चाहिए, तो इसलिए ये रॉन्ग आंसर है। तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट होता है। और अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
तो दोस्तों अब हम लोग आ गए अपने क्वेश्चन नंबर 2, बट उससे पहले ये ग्रुप क्वेश्चन है, पहले ही मैं आपको बता देना चाहता हूँ, यानी कि इसमें कुछ नंबर ऑफ क्वेश्चंस रहेंगे जो एक ही कोड से काम करेंगे। तो यहाँ पे आपका सब कुछ दिया हुआ है कि द फॉलोइंग सूडो कोड एग्जीक्यूटिंग द स्पोर्ट्स डेटा सेट, टू स्टूडेंट फॉर्म अ स्टडी पेयर इफ देयर डिफरेंस ऑफ देयर फिजिक्स मार्क्स इज एट मोस्ट 20। तो एट मोस्ट है यानी कि मैक्सिमम ये 20 ही जा सकता है, तो इस चीज का अपने दिमाग में ध्यान रखिएगा। आप चाहे तो इस कोड को पढ़ सकते हैं और जनरली लोग पढ़ते हैं, और मैं सीधे क्वेश्चन पे जाता हूँ। व्हाट विल काउंट वन रिप्रेजेंट एट द एंड ऑफ एग्जीक्यूशन। तो यहाँ पे अगर आप कोड को देखेंगे तो काउंट वन आपको कहाँ मिल रहा है वो देखिए। सबसे पहले काउंट वन स्टडी पेयर टेबल वन, तो ये स्टडी पेयर कहाँ डिफाइंड है, स्टडी पेयर डिफाइंड है यहाँ पे। तो अब देखिए यहाँ पे टेबल T1 इज इक्वल टू टेबल वन, ए इज इक्वल टू 0, वाइल टेबल वन हैज मोर रोज, मतलब टेबल के पास मोर रोज है। तो यहाँ पे हम लोग ये समझ सकते हैं कि जो हमारा कार्ड है वो एक तरीके से टेबल बना हुआ है और जिसमें एक्स वाई जेड ऐसा करके कुछ वैल्यू है। तो टेबल वन में जब तक मोर रोज है तो रीड द फर्स्ट रो एक्स इन टेबल वन, तो हम लोग पहला वैल्यू रीड करेंगे। मूव एक्स टू टेबल टू, एक सेपरेट टेबल बना दिए यहाँ पे और उसमें एक्स को मूव कर दिए। वाइल टेबल वन हैज मोर रोज, अभी भी अगर टेबल वन के पास मोर रोज है, रीड द रो वाई इन टेबल वन, तो अब दूसरा हम लोग रीड करेंगे वाई। ओके, एक चीज जो यहाँ पे आपको ध्यान रखने वाली बात है वो ये कि ये वाइल इसके अंदर है, यानी कि हो ना हो ये एक्स जो है यहाँ पे कांस्टेंट है, क्योंकि तभी आप उसके अंदर फिर वाइल के अंदर जाइएगा तो आपका वाई जो है उसको आप वेरी कीजिएगा। तो ये वेरिएबल है। और मूव वाई टू टेबल 3, तो ये टेबल 3 हम लोगों ने बना दिया यहाँ पे, और ये वाई। अब इफ -20 वाई डॉट फिजिक्स माइनस एक्स फिजिक्स लेस देन इक्वल टू 20, इसका मतलब यहाँ पे ये है कि आपका फिजिक्स मार्क्स जो है वो एटमोस्ट 20 होना चाहिए, यानी कि मिनिमम जो है वो -20 से लेकर के 20 तक होना चाहिए। और ये क्या होना चाहिए, ये दो स्टूडेंट जो हैं हमारे, वाई स्टूडेंट और एक्स स्टूडेंट, उसका जो फिजिक्स मार्क्स है वो वैसा होना चाहिए। तो ए को इंक्रीमेंट कर दो, बेसिकली ये क्राइटेरिया है जो फुलफिल होना चाहिए वो 20 मार्क्स वाला, तभी जाकर के ए को हम लोग इंक्रीमेंट करेंगे। और फिर हम लोग सारे रोज को टेबल 3 से टेबल 1 पहुंचा देंगे और उसके बाद रिटर्न ए रिटर्न कर दे रहे हैं। 1 हम लोगों का काउंट रिप्रेजेंट किया, राइट। तो अगर काउंट रिप्रेजेंट किया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ कुछ भी। तो यहाँ स्टडी पेयर है तो मैं समझ एग्ज्यूम करता हूँ ये स्टडी पेयर्स ही हैं जिनका मार्क्स वाला कोई फंडा है। तो चलिए देखते हैं आंसर क्या है। आप अगर देखिएगा तो इंडीड आंसर है ये, नंबर ऑफ स्टडी पेयर्स। अब ये वाला क्यों नहीं हो सकता, नंबर ऑफ पेयर्स ऑफ स्टडी पेयर्स क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि हम लोग पेयर के साथ काम नहीं कर रहे हैं, हम लोग एक को कांस्टेंट रख रहे हैं और दूसरे को वेरी कर रहे हैं, उसका कंपैरिजन कर रहे हैं और देख रहे हैं कि कौन सा स्टडी पेयर है। तो पेयर्स मतलब एक्स और वाई दोनों आएगा, लेकिन हम लोग वहां काउंट कर रहे हैं हमारे कोड के हिसाब से। तो आप प्री एज्यूम मत कीजिएगा कोड, नहीं तो आप गलती कर दीजिए। नंबर ऑफ स्टूडेंट हु फॉर्म द स्टडी पेयर्स, नहीं ये भी गलत है। नंबर ऑफ स्टडी पेयर्स फ्रॉम द सेम सिटी, सिटी का कंडीशन कहीं है ही नहीं अपने इसमें, तो आप कैसे इसको तय कर सकते हैं, इसलिए ये आंसर भी गलत हो जाएगा। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट होता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों अब हम आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे, जो कि आपके क्वेश्चन पेपर नंबर 69 के तौर पे रिप्रेजेंटेड होगा। और यहाँ पूछता है व्हाट विल काउंट टू रिप्रेजेंट एट द एंड ऑफ एग्जीक्यूशन। तो कोड हमारा वही का वही रहने वाला है, कोई अलग नहीं, मैं यहाँ जो समझाया वही सारा चीज है। लेकिन अब देखिए काउंट टू क्या बोलता है, स्टडी पेयर टेबल MUM, स्टडी पेयर टेबल वेल एंड स्टडी पेयर टेबल KOL। तो अगर आप देखिएगा तो यहाँ पे आपका कहां से आपको ये टेबल बन रहा है, तो देखिए टेबल मम यहां बन रहा है, यानी कि टेबल मुंबई। और मुंबई का क्या है, जो भी मेरा कार्ड है वो मुंबई का होना चाहिए, वो बंदा वो स्टूडेंट। उसके बाद वेलोर के लिए वो स्टूडेंट वेलोर का होना चाहिए और ये वाला कोलकाता का होना चाहिए। तो अगर आपको याद हो तो स्टडी पेयर हम लोगों को काउंट इन नंबर ऑफ स्टूडेंट स्टडी पेयर्स आपको काउंट मतलब बता रहा था। तो यहाँ पे मुंबई का कितना स्टडी पेयर होगा वो बताएगा, तो यहाँ पे कुछ वैल्यू आएगा, यहाँ पे कुछ वैल्यू आएगा और यहाँ पे कुछ वैल्यू आएगा। तो ये वेलोर के लिए बताएगा, ये कोलकाता के लिए बताएगा कि कितने नंबर ऑफ स्टडी पेयर्स हम लोग बना सकते हैं। तो काउंट टू एक्चुअली में क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ पे आपका सिटी के हिसाब से काम कर रहा है और साथ ही साथ आपका यहाँ पेयर आ रहा है। तो जिस भी कोड में मेरा ये चीज मिल जाएगा वो चीज हम लोग फॉलो करेंगे। तो यहाँ देखिए नंबर ऑफ स्टडी पेयर्स वेयर ईच स्टूडेंट इन ईच पेयर आर फ्रॉम सेम सिटी, नहीं, हम लोग का डिफरेंट सिटी हो सकता है। नंबर ऑफ स्टडी पेयर्स वेयर स्टूडेंट इन ईच पेयर फ्रॉम डिफरेंट सिटीज अमंग मुंबई वेलोर एंड कोलकाता, डिफरेंट सिटीज हो जरूरी नहीं है, ऐसा कोई रूल नहीं है हमारे पास। और यहाँ पे नंबर ऑफ स्टडी पेयर्स वेयर स्टूडेंट इन ईच पेयर फ्रॉम सेम सिटी, सेम सिटी से होना चाहिए, मुंबई वेलोर और कोलकाता का। तो ये सिटी वाला पार्ट कंप्लीट हो चुका है और स्टडी पेयर वाला पार्ट भी कंप्लीट हो चुका है। और साथ ही साथ यहाँ पे सेम सिटी ध्यान रखिएगा, और ये वाला इसलिए गलत है क्योंकि डिफरेंट सिटी से बोल रहा है। डिफरेंट सिटी मतलब बहुत सारे सिटी हो सकते हैं, लेकिन आपको सिटी में ध्यान रखना क्या है कि मुंबई वेलोर और कोलकाता से ही होंगे। क्यों, क्योंकि आपके कोड में ये चीज साफ बोला गया है। तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट होता है। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
दोस्तों अब हम लोग आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे और ये क्वेश्चन मार्क्ड है 170 के तौर पे। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। अ वर्ड इज सेड टू बी परफेक्ट इफ नो लेटर इज रिपीटेड। लेट इज परफेक्ट बी अ प्रोसीजर दैट टेक्स अ रो इन वर्ड table and input and decides whether the word is perfect or not. Choose the correct implementation of procedure is perfect. तो यहाँ पे मेरा ये सजेशन रहेगा कि आप ऑप्शंस के साथ जाइए और आप इनपुट के तौर पे परफेक्ट को लेकर के कर सकते हैं। तो चलिए अब देखते हैं। तो सबसे पहला देखते हैं प्रोसीजर इज परफेक्ट एक्स सी इज इक्वल टू ये फ्लैग इज इक्वल टू जीरो लेटर काउंट ठीक है। ith लेटर इन वर्ड एक्स डॉट वर्ड इफ मेंबर सी कॉमा ए फ्लैग इज इक्वल टू फॉल्स। मतलब ये क्या है, ये बोल रहा है कि मेरा जो पर्टिकुलर लिस्ट है सी उसमें अगर मेरा कोई वैल्यू ए है जो कि ith लेटर है वर्ड का वो प्रेजेंट है तो फ्लैग को कर दो फॉल्स। यानी कि हम लोगों का ये रिपीट हो रहा है तो इस परफेक्ट का कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा इसलिए फॉल्स। ओके फिर एल्स सी इज इक्वल टू सी प्लस प्लस ए एंड फ्लैग इज इक्वल टू ट्रू। तो अगर ऐसा नहीं है तो सी में ए को ऐड कर दो। यानी सी में जो मेरा सी लिस्ट है उसमें अगर परफेक्ट का मान लेते हैं पी है तो पी को ऐड कर दो। तो अगर आप इसको फॉलो करते जाइएगा तो एक बार ई मिलेगा और दूसरी बार ये फॉल्स हो जाएगा राइट इस वाले कंडीशन पे। तो हम लोग को कायदे से यहाँ क्या होना चाहिए, एग्जिट कर लेना चाहिए राइट। हम लोग को फर्दर इसको चेक ही नहीं करने जाना है तो ये चीज नहीं होना चाहिए, यहाँ पे एग्जिट होना चाहिए। तो हम लोगों को यहाँ पे ब्रेक करने का कोई तरीका होना चाहिए इसलिए ये आंसर गलत है। सेकंड वाला ऑप्शन देखिएगा तो यहाँ एग्जिट लूप आ रहा है जो हम लोगों को चाहिए था ताकि हमारा कोड ये नहीं हो। तो आप एक चीज सोच सकते हैं अरे एल्स पार्ट तो नहीं डाला, ऐसा नहीं है। याद कीजिए मैंने बोला है कि अगर एफ के बाद आपको कुछ नहीं मिल रहा है तो इसका मतलब है कि आप ये इफ ब्लॉक एग्जिट कर रहे हैं और तब जाकर के आप इसमें इंक्रीमेंट कर रहे हैं। तो ये इंक्रीमेंटेशन एक्चुअली एल्स पार्ट को दर्शाता है यहाँ पे जैसा हमने ऊपर वाले केस में देखा था। तो ये एल्स नहीं रहे तो भी चलता है, कोई दिक्कत नहीं है। और मैं सजेशन दूंगा कि एल्स मत लिखिए। कई बार होता है कि लोग एल्स लिख देते हैं और यहाँ पे भी एग्जिट लूप होगा तो भी उसको टिक कर देते हैं। तो वैसा आपको नहीं करना है क्योंकि आपको मिनिमल कोड लिखने की कोशिश करनी है सिटी में तो इसलिए। और बाकी ऑप्शंस भी देख लेते हैं। अगेन सेम चीज है, यहाँ पे एल्स पार्ट आ जा रहा है, एल्स पार्ट आ जा रहा है तो फ्लैग का वैल्यू फॉल्स हो रहा है। लेकिन यहाँ पे फ्लैग का वैल्यू फॉल्स होना चाहिए राइट। यहाँ पे आपका ये चीज ऐड हो जाना चाहिए। अगर मेंबर सी है तो ये फॉल्स होना चाहिए, यहाँ पे ये चीज जो है इधर आना चाहिए जैसा मैंने ऊपर वाले क्वेश्चन में देखा था तो ये सही होता। लेकिन ऐसा नहीं है इसलिए गलत है। और ये वाले क्वेश्चन को अगर आप देखिएगा तो यहाँ पे तो भैया फॉल्स हो ही नहीं रहा है, सीधे डायरेक्ट कट कर दे रहे हैं और रिटर्न क्या कर रहे हैं, फ्लैग का वैल्यू। तो अगर आप देखिएगा तो फ्लैग हमेशा का हमेशा ट्रू ही है, कभी चेंज हुआ ही नहीं। तो आप ऐसा कैसे कर सकते हैं, नहीं कर सकते, इसलिए ये वाला कोड भी गलत है। तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट होता है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 अगेन एक ग्रुप क्वेश्चन है। यहाँ पे फिर से आपको कुछ कोड दिया है और सब क्वेश्चंस पूछा गया है, उससे आपसे पूछा जाएगा कि आपको क्या करना है। तो चलिए देखते हैं। द फॉलोइंग सूडो कोड इज यूजिंग द वर्ड स्टेटस, स्टडी द गिवन सूडो कोड एंड आंसर द फॉलोइंग सब क्वेश्चन। तो रेदर देन कि आपको सारा कोड एक ही जगह दे दिए हैं, आपको यहाँ पे काम करना है। देखिए आप इसको पढ़ सकते हैं बट मैं सब क्वेश्चंस पे जाऊंगा। व्हाट विल आउट लिस्ट रिप्रेजेंट एट द एंड ऑफ एग्जीक्यूशन, बाय द वे क्वेश्चन। तो चलिए देखते हैं। तो आप पूरा कोड पढ़ सकते हैं बट सजेशन मेरा ये रहेगा कि हमेशा देखिए कि आउटलिस्ट कहां पे डिफाइंड है। तो अगर आप देखिएगा तो आउटलिस्ट डिफाइंड है इस जगह पे। तो आउटलिस्ट प्लस प्लस एक्स डॉट वर्ड प्लस इन लिस्ट। तो अगर आप देखिएगा तो यहाँ 2 लिस्ट एलिमेंट्स है राइट। और ये 2 लिस्ट एलिमेंट्स अगेन एक लिस्ट के अंदर है तो हो ना हो ये नेस्टेड लिस्ट है। और अगर नेस्टेड लिस्ट होता है तो हम लोग क्या बोलते हैं, पेयर्स बोलते हैं। तो चलिए अब देखते हैं कि हमारा क्या रहता है। तो अगर आप देखिएगा तो इन लिस्ट क्या आपका कर रहा है, एक्स डॉट वर्ड। तो एक्स डॉट वर्ड आ कहां से रहा है, यहां से आ रहा है राइट। दोनों एम्प्टी लिस्ट। रीड फर्स्ट रो एक्स इन टेबल 1 इफ फ्लैग। तो फ्लैग इनिशियली आपका क्या है, ट्रू है राइट। तो ये चीज तो रन हो जाएगा। इन लिस्ट इज इक्वल टू एक्स डॉट वर्ड। तो एक्स डॉट वर्ड आपको क्या रिटर्न कर रहा है, फर्स्ट वर्ड ऑब्वियसली। फिर फ्लैग का वैल्यू फॉल्स हो रहा है, ये ध्यान रखने वाली बात है। यानी कि अब इसके बाद आप जब फ्लैग को चलाइएगा तो वो काम ही नहीं करेगा, इट्स यूजलेस। उसके बाद अगर आप देखिए तो ये वाला रन हो गया तो इसका मतलब ये नहीं है कि खत्म हो गया। यहाँ पे इफ है, एलिफ नहीं है, ये बहुत ध्यान रखने वाली बात है। तो यानी कि ये कंडीशन रन होने के बाद फिर ये कंडीशन भी चेक होगा। अब चेक क्या होगा कि वर्ड जो है वो फुल स्टॉप से एंड कर रहा है कि नहीं। तो ऑब्वियसली जब फुल स्टॉप से एंड करेगा तो वो लास्ट वर्ड होता है, उसके अलावा कोई वर्ड हो ही नहीं सकता उस पर्टिकुलर सेंटेंस में राइट। तो इसका मतलब क्या है, ये लास्ट वर्ड इन सेंटेंस है। आउटलिस्ट तो एम्प्टी है तो ये प्लस प्लस क्या है, लिस्ट के अंदर। अब
लिस्ट के अंदर एलिमेंट इंपोर्ट करना है तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये पेयर क्रिएट हो रहा है, तो वर्ड तो आपका फर्स्ट वैल्यू है और इन लिस्ट आपका वैल्यू है फर्स्ट वैल्यू और ये x डॉट वर्ड आपका लास्ट वैल्यू। तो आपको जो पेयर मिलेगा उसके हिसाब से आपको क्या मिलेगा, लास्ट ऑफ फर्स्ट। तो चलिए देखते हैं ऑप्शन में क्या है हमारे पास। लिस्ट ऑफ लास्ट वर्ड ऑफ इस, नहीं फर्स्ट वर्ड भी आ रहा है। लिस्ट ऑफ फर्स्ट वर्ड फॉर ईच सेंटेंस, नहीं आ रहा। लिस्ट ऑफ लास्ट एंड फर्स्ट वर्ड ऑफ ईच सेंटेंस इन दैट ऑर्डर। यस, बिल्कुल सही, यही ऑर्डर फॉलो होगा और यही ऑर्डर सबसे इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि नेक्स्ट वाले लाइन में आप देखिएगा तो फर्स्ट एंड लास्ट वर्ड ऑफ ईच सेंटेंस दैट ऑर्डर। तो ध्यान रखिए यहाँ पे ऑर्डर मैटर करेगा, इसलिए ये आंसर गलत हो जाएगा और इस तरीके से आप कोड को डाइसेक्ट करके सॉल्व कर सकते हैं। तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग को बोलता है, एट द एंड ऑफ एग्जीक्यूशन द वैल्यू ऑफ लेंथ ऑफ आउटलिस्ट विल बी सेम द टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स इन डेटा सेट। तो अगर आप इसको अभी तक समझ गए होंगे तो आप समझ रहे हैं कि ये लास्ट और फर्स्ट वर्ड का सिर्फ पेयर रिटर्न कर रहे हैं, राइट। तो अगर ये लास्ट और फर्स्ट वर्ड का सिर्फ पेयर रिटर्न कर रहा है तो ये सारे वर्ड्स को तो कैसे कवर कर सकता, नहीं कर सकता। तो ये दोनों जो है वो कभी इक्वल नहीं होंगे, तो आंसर क्या होगा, फॉल्स होगा। तो वही आप देख सकते हैं, ये आंसर फॉल्स है। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 6 भी कंप्लीट होता है। तो दोस्तों अब हम लोग आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या है। द गिवन सूडो कोड इज एग्जीक्यूटेड यूजिंग वर्ड्स डेटा सेट। सी स्टोर्स द नंबर ऑफ नाउन्स व्हिच हैव एटलीस्ट वन वर्ब एडजेसेंट टू इट। चूज द करेक्ट कोड फ्रैगमेंट टू कंप्लीट द सूडो कोड। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखने वाली बात यह है कि सी क्या स्टोर कर रहा है। सी स्टोर कर रहा है काउंट ऑफ नाउन which have at least one verb adjacent to it। तो मीन्स वन वर्ब adjacent। तो अगर जो नहीं समझ रहे, adjacent मतलब होता है आगे या पीछे, सिंपल टर्म में। तो यानी अगर आपका नाउन यहाँ पे है तो यहाँ पे आपका वर्ब होना चाहिए इधर, या फिर यहाँ पे वर्ब होना चाहिए। तो अगर इसको लिस्ट के केस में देखें और नाउन फर्स्ट पोजीशन पे है तो ये 1 - 1 होगा और ये 1 + 1 होगा। तो अगर मैं इसको जनरलाइज करूं तो ये v - 1 होगा, ये n होगा और ये v + 1 होगा। तो हम लोगों को ऐसा ही कुछ देखना है अपने कोड में। चलिए देखते हैं कुछ ऐसा मिलता है क्या। तो यहाँ पे आपका पूरा कोड दिया हुआ है, तो जब भी आपको फिल इन द कोड दे तो आपको ये अज्यूम करना है कि ये जो भी दिया हुआ है वो सही दिया हुआ है। और यहाँ पे पार्ट ऑफ स्पीच वर्ब है तो v = सीक्वेंस नंबर। तो मतलब v जो टेबल लिस्ट है उसमें सिर्फ सीक्वेंस नंबर आ रहा है और इसमें n में सिर्फ सीक्वेंस नंबर आ रहा है। तो अब हम लोगों का v क्या स्टोर कर रहा है, सीक्वेंस नंबर, और n क्या स्टोर कर रहा है, सीक्वेंस नंबर। तो अब हम लोग देखते हैं क्या है। फॉर ईच y इन n, जो भी y आइटरेटर है, y में जो भी वैल्यू है n का, तो y इफ मेंबर v, y - 1 और मेंबर v, y + 1। तो अगर आप इसमें देखिएगा तो यहाँ पे y किसमें है, n में है। तो इसका बोलना यह है कि जो भी करंट v का पोजीशन है, कॉमा जो भी y का पोजीशन है उससे -1 हो और y + 1 पे अगर ऐसे पॉइंट पे v प्रेजेंट है, v लिस्ट के अंदर वो वैल्यू आ जा रहा है जो कि यहाँ पे हमने बनाया, तो c को इंक्रीमेंट कर दो और काउंट कर दो। मेंबर यही तो काम करता है कि मेंबर है कि नहीं ये बताता है। तो इसलिए ये आंसर सही हो जाएगा। ऑन द अदर हैंड आप देख सकते हैं कि ये वाला जो है एंड है, यानी कि दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए, आगे भी होना चाहिए पीछे भी होना चाहिए। एडजेसेंट में एटलीस्ट बोला था, राइट। तो इसलिए ये आंसर गलत हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट वाला ऑप्शन देखिएगा तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, v इन y, v तो y इन v नहीं होगा, नाउन होगा, राइट। क्योंकि हम लोगों को नाउन पे चेक नहीं करना, हम लोगों को वर्ब पे चेक करना है, तो इसलिए आंसर गलत। और सेम गलती यहाँ पे भी वैसा ही कुछ है, इसलिए ये फिर से गलत। इसके साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट होता है। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों अब हम लोग आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे, जो कि आपके क्वेश्चन पेपर पे मार्क किया गया होगा 174 के तौर पे। तो चलिए देखते हैं ये क्वेश्चन क्या है, और ये काफी बड़ा क्वेश्चन भी है। चलिए देखते हैं। द फॉलोइंग सूडो कोड इज एग्जीक्यूटेड यूजिंग स्कोर्स टेबल। एट द एंड ऑफ एग्जीक्यूशन D captures the following information. DAB stores the minimum marks scored by the subject B by a student from city A. Choose the correct format to complete the pseudo code. तो अगर ऐसा कुछ कोड रहा है तो ऑप्शन के साथ जाइए। तो एक चीज यहाँ पे आप समझिए कि डिक्शनरी का नाम डी होगा, ए जो होगा वो उस पर्टिकुलर की का की होगा, और बी जो होगा वो अगेन एक डिक्शनरी होगा, और उस बी के अंदर कोई वैल्यू स्टोर होगा। तो हम लोगों को कुछ इस तरीके का फॉर्मेट मिलना चाहिए। और ये बहुत ध्यान रखने वाली बात है कि यहाँ पे बी जो है वो मिनिमम मार्क्स स्टोर कर रहा है किसी भी सब्जेक्ट का जो भी हम लोग प्रोवाइड करेंगे, और वो स्टूडेंट कौन सा है, कोई सिटी से है जो कि बिलोंग करता है सिटी ए का। तो यानी कि ए दर्शाता है सिटी को, मिनिमम मार्क्स ऑफ स्टूडेंट फ्रॉम सिटी ए। तो ये वैल्यू बेसिकली उसको दर्शाता है, ये बी तो बेसिकली की है और बी दर्शाता है स्टूडेंट। तो चलिए देखते हैं कि हमारा कोड क्या है।
D इज इक्वल टू एम्प्टी डिक्शनरी, जैसा कि हमने सोचा ही था। L इज इक्वल टू फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, while table 1 has more rows, read first row X in table 1। पहला ऑप्शन देखते हैं। इफ नॉट इज की D कॉमा सिटी टाउन, D of X of city town is equal to empty dictionary for each B in L, X dot city town B is equal to 101। Okay, and else for each B in L, B जो है L में, if D of city town is less than X dot B। आप देखिए ये 101 है, राइट। 101 सबसे पहला वैल्यू और B का वैल्यू सपोज 82 आ रहा है, तो हम लोग क्या स्टोर कर रहे हैं यहाँ पे? हम लोग यहाँ पे स्टोर कर रहे हैं मिनिमम मार्क्स। तो अगर ये लेस देन 82 है तो ये बोलता है कि 82 स्टोर कर लो, लेकिन ये पार्ट एल्स में हो रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये पार्ट एल्स में हो रहा है, और ये एल्स पार्ट हम लोगों को नहीं चाहिए, हम लोगों को इसकी जरूरत ही नहीं है, ये एक्स्ट्रा है, रिडंडेंट है, इसकी हम लोगों को कोई जरूरत नहीं है, ये एल्स पार्ट में नहीं होना चाहिए। इसका मतलब है कि अगर की प्रेजेंट है, वाई प्रेजेंट है, क्योंकि नॉट इज की जो है यहाँ पे ये कंडीशन अगर फॉल्स होगा तो इसको ये ट्रू करेगा, तो ये चीज हम लोगों को बहुत ध्यान रखने की बात है, इसलिए ऑप्शन गलत हो जाता है। सेकंड ऑप्शन देखते हैं। इफ नॉट इज की डी कॉमा सिटी टाउन बी जीरो कैसे हो सकता है? मिनिमम के लिए हमेशा फंडा है कि जो पहला वैल्यू होता है वो ऐसा वैल्यू होता है जो प्रेजेंट ही नहीं हो आपके की में, और फिर आप रिड्यूस करते हो। और दूसरा, अगर आप जीरो के साथ कर रहे हो तो यहाँ पे ग्रेटर देन होगा, तो ये मैक्सिमम रिटर्न कर देगा, ना कि मिनिमम रिटर्न करेगा। और यहाँ पे एल्स पार्ट नहीं है, इसलिए नो इश्यू, बट ये मैक्सिमम रिटर्न कर रहा है। थर्ड वाला ऑप्शन राइट है। इफ नॉट इज की मतलब की प्रेजेंट नहीं है सिटी टाउन में, तो ये चीज तो फॉल्स हो जाएगा। नॉट जो है उस फॉल्स को ट्रू कर देगा, और फिर एक नया डिक्शनरी हम लोग क्रिएट कर देंगे डी ऑफ सिटी टाउन। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था यहाँ पे डी ऑफ ए करके, तो वैसा हो जाएगा। और इसके अंदर फिर एक डिक्शनरी क्रिएट हो रहा है, आप देख सकते हैं एम्प्टी डिक्शनरी। अब इस डिक्शनरी में हम लोग वैल्यू पुट करेंगे डी ऑफ सिटी, तो इसको ऐसा समझिए, डी एक डिक्शनरी है, उसके बाद आपका सिटी है कुछ एक्स डॉट सिटी, और उसका फिर एक डिक्शनरी है एज अ वैल्यू, और वो वैल्यू के अंदर एक बी कोई आपका वैल्यू होगा और उसका वैल्यू होगा 101। इस टाइप का आपको डिक्शनरी मिल गया। अब ये कंडीशन अगर ट्रू है तो, अगर ये वाला कंडीशन ट्रू है तो ओके। उसके बाद जब हम लोगों को ये मिल गया, तो अब हम लोगों को मिनिमम मार्क्स ढूंढना है। तो मिनिमम मार्क्स के लिए क्या होगा? अगर ग्रेटर देन होगा एक्स डॉट बी, इस पर्टिकुलर इससे मतलब 101 से ग्रेटर देन होगा एक्स डॉट बी, तो इसका मतलब 101 छोटा है। इसका मतलब सबसे पहला काम जो हम लोग को करना है वो क्या करना है? हम लोगों को इस वैल्यू को इसमें चेंज कर देना है, ताकि हम लोगों को इसके बाद आइट्रेशन करें तो उससे बड़ा उससे बड़ा उससे बड़ा मिले। तो इसलिए ये ऑप्शन सही होगा। ये देखने में काउंटर इंट्यूटिव जरूर लगता है, लेकिन अगर आप इसको थोड़ा सा टाइम देंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये ऑप्शन क्यों गलत। फिर ये वाला ऑप्शन देखते हैं। इज की सिटी टाउन बी, सिटी टाउन एक्स ग्रेटर देन बी, डी ऑफ सिटी टाउन इज इक्वल टू ये। तो सिटी टाउन तो यहाँ पे आ गया, लेकिन इसके अंदर का वैल्यू गायब है यहाँ से, राइट, जो हम लोगों ने यहाँ क्रिएट किया था। तो इसलिए ये गलत हो जाएगा, यहाँ पे कोई वैल्यू ही नहीं इस पे चेक कर सके। तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट होता है। हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों अब हम लोग आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे, और अगर आप देखिएगा तो ये भी बड़ा क्वेश्चन है। देखते हैं। द फॉलोइंग सूडोकोड इज यूजिंग द स्कोर्स डेटा। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ एल रिप्रेजेंट एट द एंड ऑफ एग्जीक्यूशन? तो सिटी मार्क्स एक एम्प्टी डिक्शनरी है, व्हाइल टेबल 1 हैज मोर रोज, टेबल 1 में मोर रोज है, रीड द फर्स्ट रो एक्स इन टेबल 1, ये भी ठीक है। इफ इज की सिटी मार्क्स कॉमा सिटी टाउन, तो सिटी मार्क्स जो है वो क्या है? एक डिक्शनरी है, और सिटी टाउन क्या है? कोई सिटी टाउन होगा ऑब्वियसली। इफ इज की मतलब ये वाला चीज अगर ट्रू है तभी ना, लेकिन फर्स्ट टाइम में तो ट्रू होगा नहीं। तो जैसा कि आप सब जानते होंगे, अभी तक की डिक्शनरी में दो फेज होता है। पहला होता है कि अगर आपके पास की प्रेजेंट नहीं है तो की को ऐड करो, और दूसरा होता है कि अगर की प्रेजेंट है तो उस पर ऑपरेशन परफॉर्म करो। तो ये वाला पार्ट ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए ऑब्वियसली जब मेरा ये चीज फॉल्स होगा तभी जाकर मैं इसमें करूंगा, तो एल्स पार्ट आ गया। तो सिटी मार्क्स एक्स डॉट सिटी टाउन एक्स डॉट टोटल। तो अगर आप देखिए तो ये डिक्शनरी कुछ ऐसा बन रहा है। सिटी मार्क्स जो भी आपका डिक्शनरी है उसमें सिटी टाउन जो है वो जो भी होगा उसका टोटल। उसके बाद ए इज इक्वल टू 301, L इज इक्वल टू एम्प्टी फॉर ईच सी इन कीज ऑफ सिटी मार्क्स। तो सिटी में तो सिर्फ एक ही सिटी नहीं होगा, हो सकता है कि बैंगलोर हो, उसके बाद मदुरई हो सकता है चेन्नई भी हो, तो ऐसे तरह की सिटी होगा। तो कीज आपका क्या स्टोर करेगा? बी, एम और सी, राइट, और वो एक लिस्ट स्टोर करेगा। अब सी के ऊपर जाओगे तो डाटा इज इक्वल टू डू समथिंग सिटी मार्क्स सी। तो ये डू समथिंग क्या कर रहा है वो देखने वाली बात है। तो डू समथिंग अगर आप देखिएगा तो यहाँ आ रहा है प्रोसीजर, राइट। तो P इज इक्वल टू 0, Q इज इक्वल टू 301 फॉर ईच K इन Y इफ K इज ग्रेटर देन P, P इज इक्वल टू K। मतलब K अगर बड़ा है P से तो ऑब्वियसली हो ना हो ये क्या कर रहा है? आपका कोई भी वैल्यू हो रहा है वो
मैक्सिमम जा रहा है यहाँ पे, और k इज लेस देन q, तो ये वाला कोड मिनिमम के लिए है, क्योंकि अगर लेस देन है और यहाँ मैक्सिमम वैल्यू है तो ये जान लीजिए कि आपका मिनिमम होता है। तो मैं यहाँ पे उसको लिख भी देता हूँ। मैक्सिमम के लिए आपको जो पैटर्न मिलेगा वो ये मिलेगा, वेरिएबल इनिशियलाइजेशन 0 से होगा, और अगर आप उसका मतलब आइट्रेशन करेंगे तो जो कंडीशन चेक होगा वो होगा कोई भी x ग्रेटर देन where, while on the other hand मिनिमम के लिए वेरिएबल कंडीशन मैक्सिमम होगा, यानी कि सबसे बड़ा वैल्यू, और कंडीशन होगा x लेस देन where, तो वो वैल्यू दोनों में डाल दो। अब यहाँ पे आप देखिएगा तो p रिटर्न हो रहा है, q रिटर्न हो रहा है, तो p क्या रिटर्न कर रहा है आपको, p रिटर्न कर रहा है मैक्स और q रिटर्न कर रहा है मिन। अब ये y जिस जो भी पुट हो रहा है उस हिसाब से हम लोगों का आंसर आ जाएगा। तो सिटी मार्क्स सी, तो सिटी मार्क्स सी जो है मतलब कोई भी पर्टिकुलर सिटी का सिटी मार्क्स ले रहा है, राइट। उसका b इज इक्वल टू लास्ट डेटा माइनस फर्स्ट डेटा, तो इसको मैं यहाँ पे आपके लिए लिख देता हूँ। हम लोगों का जो p था, p हम लोगों को रिटर्न कर रहा था मैक्सिमम वैल्यू एंड q रिटर्न कर रहा था मिनिमम वैल्यू, तो मिनिमम माइनस मैक्सिमम, लास्ट ऑफ फर्स्ट वैसा ही है। b इज इक्वल टू a, तो a का वैल्यू क्या है 301, तो l जो लिस्ट है उसमें c को अपेंड कर दो। अगर b लेस देन a है तो अगेन आप देखिए यहाँ पे फिर से वही लॉजिक लगने लगा, तो ये ऑब्वियसली कुछ ना कुछ मिनिमम रिटर्न करना चाहिए। देखते हैं ऑप्शन क्या है, लिस्ट ऑफ सिटी इन विच डिफरेंट हाईएस्ट टोटल स्कोर मार्क्स स्टूडेंट इज मिनिमम, राइट। तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 9 का दोस्तों अब हम लोग आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे, जिसका नंबर होगा 176 आपके पेपर में, और लिखा हुआ है द गिवन सूडोकोड इज एग्जीक्यूटेड यूजिंग द वर्ड स्टेटस, व्हाट विल ए रिप्रेजेंट एट द एंड ऑफ एग्जीक्यूशन। ए क्या रिप्रेजेंट करेगा, तो अगर कोई भी होता है तो जनरली वो पूरे कोड को पढ़ता है, बट मैं सजेशन दूंगा कि ऐसा मत कीजिए। सिंपली देखिए ए कहाँ डिफाइंड है, सबसे पहली बार ए यहाँ डिफाइंड है, राइट। उसके बाद ए यहाँ डिफाइंड है डी ऑफ सी पे, तो ये डी ऑफ सी कहाँ से मिल रहा है, तो डी को अगर आप देखिएगा तो यहाँ पे आप जाइए, यहाँ दिखता है अपडेट डिक्शनरी डी कॉमा है। अगर आप अपडेट डिक्शनरी को थोड़ा सा गौर से देखेंगे तो अभी तक में जैसा आपने पैटर्न देखा होगा कि हमारा डिक्शनरी का जो 2 फेज होता है वो वही यहाँ पे दिख रहा है, राइट। कि अगर मेरा की प्रेजेंट है तो इंक्रीमेंट 1 कर दो, तो बेसिकली ये काउंट या फ्रीक्वेंसी जो आप समझिए वो दर्शा रहा है, और नहीं तो पहली बार जब आ रहा है तो उसका फ्रीक्वेंसी को 1 कर दो और आई को इंक्रीमेंट कर दो और डी को रिटर्न, ठीक है। इसके बाद अगर आप देखिए यहाँ पे तो सी इज अ वॉवेल, तो सी का वैल्यू वॉवेल है, ठीक है, एंड डी ऑफ सी इज ग्रेटर देन ए, तो ये डी ऑफ सी को एक बात आप समझिए, सपोज अगर मेरे पास ए ई आई ओ यू है, ठीक है, मान लेते, और इसका वैल्यू 3 है, इसका वैल्यू 4 है, इसका वैल्यू 0 है, इसका वैल्यू 1 है और इसका वैल्यू 2 है, तो जिस जिस पे ये ग्रेटर देन ए होगा वो सारा चीज पे हम लोग चेक करेंगे। तो ए का वैल्यू 3 है इनिशियली, राइट, तो वो हम लोगों का ए का वैल्यू क्या हो जाएगा यहाँ पे 3, क्योंकि जब हम लोग ये एक्सेस कर रहे हैं तो हम इसका वैल्यू एक्सेस कर रहे हैं, राइट। उसके बाद ई का वैल्यू अचानक से 4 आ जाता है, तो 3 जो है वो ग्रेटर देन 4 है, तो 3 अगर ग्रेटर देन 4 है तो मेरा ये वैल्यू क्या हो जाएगा, 3 की जगह अब 4 हो जाएगा। तो ये जो रिक्वेस्ट कर रहा है वो क्या रिटर्न कर रहा है, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, क्योंकि इसके अलावा और कुछ आ नहीं रहा है, तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वॉवेल भी होना चाहिए वर्ड, तो उसके बेसिस पे आप ऑप्शन पे चल सकते हैं। तो फ्रीक्वेंसी काउंट ऑफ मोस्ट फ्रीक्वेंट वॉवेल इन डेटा सेट, राइट, फ्रीक्वेंसी काउंट ऑफ वॉवेल विच ऑकर्स इन मैक्सिमम नंबर ऑफ वर्ड्स इन डेटा सेट, वर्ड्स का तो बात ही नहीं है कहीं पे, आप लेटर के ऊपर काम कर रहे हो इसलिए गलत है। फ्रीक्वेंसी काउंट ऑफ वॉवेल इन विच ऑकर्स मैक्सिमम टाइम्स इन सिंगल वर्ड, नहीं ये भी गलत है, क्योंकि सिंगल वर्ड ऐसा जरूरी नहीं है, आप मल्टीपल वर्ड्स के ऊपर काम कर सकते हो। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आप कुछ भी पुट कर सकते हैं, सो दैट्स रॉन्ग। फ्रीक्वेंसी काउंट ऑफ वॉवेल विच ऑकर्स इन मैक्सिमम नंबर ऑफ सेंटेंसेस इन डेटा सेट, गलत, हम लोग सेंटेंसेस की बात ही नहीं कर रहे हैं डेटा सेट में कहीं भी, आप सीधे सीधे यहाँ पे बस लेटर के साथ काम कर रहे हो, इसलिए सेंटेंसेस वाले तो ऑप्शन आंख बंद करके आप रॉन्ग कर। तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Consider a graph generated from n rows of a scores table that is represented by matrix M। तो जैसे ही आप ये मैट्रिक्स देख लीजिए, इतना ध्यान रखिएगा कि आपको मैट्रिक्स के बारे में पता होना चाहिए। अगर आपको नहीं पता है तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत हार्ड हो जाएगा, और मैं जो तरीके से करने वाला हूँ वो आपको और हार्ड लगने लगेगा। फिर ईच नोड इन ग्राफ करस्पॉन्ड्स टू अ स्टूडेंट फ्रॉम टेबल, तो जो भी नोड है वो बेसिकली आपको दर्शाता है कि जो स्टूडेंट है टेबल का। तो अगर सिंपल भाषा में बोले तो ये स्टूडेंट 1 है, तो ऐसे बहुत सारे नोड्स होंगे। सीक्वेंस नंबर इज यूज्ड टू लेबल द नोड्स इन ग्राफ, तो ये जो सीक्वेंस, तो मान लीजिए जो नोड है इसका सीक्वेंस नंबर 32 है, इसका मतलब क्या है 32 नंबर जो सीक्वेंस है उस स्टूडेंट के बारे में ये ग्राफ में बताया जा रहा है, ठीक है। तो स्टडी द गिवन सूडोकोड आंसर द सब, तो यहाँ पे बोल रहा है स्टडी करना, बट हम स्टडी नहीं करने वाले, हम अपने तरीके से काम करेंगे। कि क्वेश्चन नंबर 11 को देखेंगे क्या है, फॉर ईच पेयर ऑफ वर्टिसेस i and j, if i is not equal to j, choose the correct
स्टेटमेंट अबाउट MIG। तो अब हम लोग इसके क्वेश्चन पे जाएंगे। आप देख सकते हैं इनिशियली MIG एम्प्टी है और M से आप समझ सकते हैं कि ये मैट्रिक्स होगा और यहाँ पे आप देख सकते हैं क्रिएट मैट्रिक्स फंक्शन। L इज इक्वल टू एम्प्टी है, केमिस्ट्री, फिजिक्स और ये। उसके बाद while table 1 has more rows, first row X in table 1, move X to table 2, while table 1 has more rows, read first row Y in table 1 and move Y to table 3। तो ये सारा चीज वही चीज है जो हम लोगों ने ऊपर टेबल वाले केस में समझा था, इसलिए मैं इसको दोबारा नहीं समझा रहा। फिर फॉर ईच सब्जेक्ट इन L इफ X डॉट सब्जेक्ट इज ग्रेटर देन Y डॉट सब्जेक्ट। यहाँ पे आप अगर एक चीज देखिए तो अगेन आपको एक नेस्टेड दिख रहा है, राइट। तो यहाँ पे हम लोग जो है वो सब्जेक्ट के बीच कंपैरिजन कर रहे हैं कि अगर इस सब्जेक्ट का स्कोर सपोज 32 और इस सब्जेक्ट का स्कोर 42 है तो कैसे चेंज होगा। तो ये देखिए MY डॉट सीक्वेंस नंबर एंड X डॉट सीक्वेंस नंबर। तो अगर आपको याद हो ये हमारा J था और I था, बट इस केस में क्या हो गया, इस केस में हमारा हो जाएगा MJI, ठीक है। Y डॉट सीक्वेंस नंबर और यहाँ पे आपका सब्जेक्ट ऐड हो जाएगा। तो ये अगर आप ध्यान दें तो ये जो चीज है ये एक लिस्ट है, अगर ये लिस्ट नहीं होगा तो ये प्लस प्लस नहीं हो सकता। यहाँ इसमें बस हम लोग ये कर रहे हैं कि ये जो सीक्वेंस नंबर और ये जो सीक्वेंस नंबर है उसमें हम लोग सब्जेक्ट का वैल्यू ऐड कर दें। तो सब्जेक्ट कोई भी सब्जेक्ट हो सकता है जो हम लोग पुट करेंगे अपने फंक्शन के अंदर या जो भी। और अगर सब्जेक्ट का वैल्यू लेस देन Y डॉट सब्जेक्ट है तो M डॉट सीक्वेंस नंबर एंड Y डॉट सीक्वेंस नंबर, तो ये अगेन I और J है, इज इक्वल टू सीक्वेंस नंबर। तो यहाँ हो जाएगा अगेन I और J और फिर उसमें आप सब्जेक्ट ऐड कर रहे हो, राइट। लेकिन इसमें रिवर्स हो गया ऑर्डर, इसमें सब्जेक्ट ऐड कर रहे हैं। तो मूव ऑल रोज टेबल 3 टू टेबल 1। अब सब क्वेश्चन के हिसाब से हम लोग का बोलता है फॉर ईच पेयर ऑफ I एंड J इफ I इज नॉट इक्वल टू J चूज द करेक्ट MIJ। MIJ इज द लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट में I स्कोर्स मोर देन J। तो MIJ कब हो रहा है, I स्कोर्स मोर देन, नहीं लेस देन है, तो ये गलत है। MI सब्जेक्ट which I scores more than J। अगेन यहाँ मोर है हम लोगों का, तो आप देख सकते हैं ऑप्शन में क्या है, लेस है। ये हम लोगों का IJ के केस पे था, राइट। अब देखिए MIJ इज द लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट इन विच I scores लेस देन J। अब देख सकते हैं क्या लेस देन है, राइट, इसलिए ये ऑप्शन सही हो जा रहा है। MIJ इज द नंबर ऑफ सब्जेक्ट, नहीं नंबर नहीं है, राइट। हम लोगों का ये क्या है, लिस्ट है। और इसका रीजन हम लोगों ने साफ यहाँ पे देखा था, ये प्लस प्लस, अगर ये प्लस प्लस नहीं होता तो कोई दिक्कत नहीं होती, बट ऐसा है नहीं, तो इसलिए ये ऑप्शन गलत हो जा रहा है। तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 11 हो चुका है। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 12। Which of the following indicates that student I has scored maximum marks in subject S। तब आप एक चीज सोचिए, अगर मैक्सिमम मार्क्स है तो ऑब्वियसली J Y के लिए डिनोट हो रहा था, राइट। तो अगर J Y के लिए डिनोट हो रहा था तो J का वैल्यू तो 0 कभी नहीं हो सकता, क्योंकि ये वाला पास कंडीशन कभी होगा ही नहीं। तो जब ये कंडीशन पास होगा ही नहीं तो ये J वाला चीज यहाँ अपेंड हो ही नहीं सकता। और ऑन द अदर हैंड ये X सब्जेक्ट लेस देन Y डॉट सब्जेक्ट कभी होगा नहीं, तो ये वाला कंडीशन भी पास नहीं हो सकता। तो सिर्फ बचा गया आपके पास X डॉट सब्जेक्ट। तो इसको ऐसा भी आप समझ सकते हैं, आपके पास एक सेट है, ठीक है। अब मान लीजिए आपका ये X है और ये आपका Y है। तो अब अगर आप सिंपल भाषा में समझिए तो X मान लीजिए सबसे हाईएस्ट वैल्यू 99 और इधर 32 है, 33 है, 34 है, 35 है, ऐसे करके। तो अगर आप इसका इंटरसेक्शन लीजिएगा तो आपको कुछ भी मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा, राइट, क्योंकि ये 99 है सिर्फ और यहाँ पे ये सारा वैल्यू है, तो कभी कुछ नहीं मिलेगा। तो आपका ये चीज हमेशा मैक्सिमम का मैक्सिमम मिला। तो ये किससे डिनोट होता है, ये डिनोट होता है I से। अगर S आएगा तो किस में आएगा, I में आएगा, ना कि J में आएगा या किसी और में आएगा। तो इसलिए यह ऑप्शन गलत हो जा रहा है और ये ऑप्शन आपका सही हो जा रहा है। तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 12 भी कंप्लीट होता है। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों अब हम लोग आ गए क्वेश्चन नंबर 13 पे। अगेन ये क्वेश्चन ग्रुप क्वेश्चन है, इसमें 13 और 14 दो क्वेश्चंस आएंगे। तो देखिए, कंसीडर अ ग्राफ जनरेटेड फ्रॉम द स्कोर्स टेबल एज रिप्रेजेंटेड बाय मैट्रिक्स M। ईच नोड इन द ग्राफ कॉरेस्पॉन्ड्स टू स्टूडेंट फ्रॉम टेबल, ठीक है। सीक्वेंस नंबर इज यूज्ड टू लेबल नोड्स इन ग्राफ। अब हम लोगों को सब क्वेश्चन स्टडी करना है। तो देखिए ये सारा चीज है, बट मैं क्वेश्चन सीधा जाता हूँ। तो देयर इज एन एज बिटवीन स्टूडेंट I एंड J विथ I नॉट इक्वल टू J इफ। तो इस कोड को आप थोड़ा गौर से देखिए, I और J के बीच कंडीशन पूछ रहा है, उसके बीच में एज आ रहा है। तो ये एज का मतलब यहाँ पे 1 है, ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। अब देखिए 1 आपको कहाँ मिल रहा है, MIJ पे। और MIJ किस बेसिस पे तय हो रहा है, MIJ तय हो रहा है इस बेसिस पे I नॉट इक्वल टू J, यानी कि रो नॉट इक्वल टू कॉलम एंड इज रिलेटेड AIJ। तो इज रिलेटेड क्या है, ये वाला कंडीशन। तो हम लोग का काम है इसको तोड़ना, बट उससे पहले ये समझिए कि A का I और AJ क्या है। तो देखिए AI जो है वो कुछ नहीं है, वो है सीक्वेंस नंबर, और हर बार AI हो या AJ हो आपका यही लॉजिक रहेगा, कुछ भी चेंज नहीं होगा। तो A बेसिकली आपका यही चीज को स्टोर कर रहा है कि सिटी टाउन स्टोर कर रहा है और उसका जेंडर भी स्टोर कर रहा है,
ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आप कमाल, फर्स्ट ऑफ वाई इज इक्वल टू फर्स्ट ऑफ जेड का मतलब क्या है? अगर आप इसको केस को देखिएगा तो ये वाई का पुट क्या कर रहा है यहाँ पे, अगर आप कॉलिंग में देखिए तो ए आई। तो अगर आप इसको नहीं समझ पा रहे तो ऐसा बना ले, सिटी टाउन जेंडर, ये हम लोगों का वाई के लिए है, और जेड के लिए क्या है? सिटी टाउन एंड जेंडर। अब आप इसको करिएगा तो फर्स्ट ऑफ वाई आपको पता है कि ये क्या देगा? सिटी टाउन। जेड क्या देगा? सिटी टाउन। और लास्ट ऑफ वाई क्या देगा? जेंडर। नॉट इक्वल टू लास्ट ऑफ जेड क्या देगा? जेंडर। तो यहाँ पे नॉट इक्वल टू, यानी कि अगर ये मेल और मेल है तो ये गलत हो जाएगा, इसलिए मेल और फीमेल होना पड़ेगा, या फीमेल और मेल होना चाहिए, या हाँ। और यहाँ पे एक और कंडीशन भी आ जा रहा है, तो यानी कि सेम सिटी और डिफरेंट जेंडर, तो आपको आउटपुट क्या देगा? ट्रू रिटर्न करेगा। तो एज आपका कब आ जा रहा है? जब आपको ये चीज ट्रू चाहिए, तो ये वाला लॉजिक आपका लगेगा, सेम सिटी और डिफरेंट जेंडर, तभी आपका ये एज 1 हो सकता है, नहीं तो नहीं हो सकता। तो चलिए ऑप्शन देखते हैं। दे आर फ्रॉम सेम सिटी टाउन, जेंडर कहाँ गया? इसलिए खत्म। दे आर सेम जेंडर, गलत। दे आर फ्रॉम सी सिटी टाउन और हैव सेम जेंडर, सेम जेंडर नहीं होना चाहिए, डिफरेंट जेंडर होना चाहिए, इसलिए ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which of the following statement are true about this graph? It is a multiple select question. There are only 2 clicks in the graph. तो जो लोग नहीं जानते कि क्लिक्स क्या होता है, क्लिक्स का मतलब होता है साइकिल। आपको साइकिल ढूंढना है ग्राफ में, मतलब आई से जे जा रहे हैं और फिर जे से वापस से आई आ रहा है। तो अगर आप इसको गौर से देखे हो तो इसके बीच में सिर्फ यही कनेक्शन आता है, सिटी टाउन और जेंडर। तो यानी कि अगर मेरा क्लिक बनेगा भी तो वो डिफरेंट जेंडर के होने चाहिए, लेकिन ये कंडीशन जरूरी तो नहीं है, और कंडीशन है। तो सेम सिटी हो, अगर सेम सिटी नहीं भी है और ये चीज सही हो रहा है तो इसका मतलब ये क्या है? इसका मतलब ये है कि ये डिफरेंट सिटी के भी हो सकते हैं, क्योंकि ये और कंडीशन है। तो हम लोग का सेम सिटी नहीं भी होगा लेकिन ये कंडीशन ट्रू हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है ना। तो चलिए ऑप्शन देखते हैं। देयरफॉर ओनली 2 क्लिक्स इन द ग्राफ, गलत। ऑल स्टूडेंट्स इन द गिवन क्लिक हैव सेम जेंडर, जरूरी नहीं है, अभी हमने देखा। द ग्राफ इज डायरेक्टेड, तो ऐसा भी कोई जरूरी नहीं है, अनडायरेक्टेड ग्राफ है, तभी तो ये हम लोग बोल सकते हैं कि यहाँ क्लिक बन रहा है, यानी साइकिल बन रहा है। और ऑल स्टूडेंट्स इन द गिवन क्लिक कैन बी फ्रॉम डिफरेंट सिटीज और टाउन, बिल्कुल सही है, क्योंकि हम लोगों ने अभी अभी देखा कि हम लोग डिफरेंट सिटी और टाउन से भी हो सकते हैं। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 14 भी कंप्लीट होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों अब हम लोग आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 15 और 16 पे, और आप देख सकते हैं कि ये क्वेश्चन फिर से एक ग्रुप क्वेश्चन है, फिर से वही सारा चीज लिखा हुआ है। सबसे पहले क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट विल बी द एज फ्रॉम आई टू जे इफ आई टू जे कहां से 1 हो रहा है? ये देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आई टू जे यहाँ हो रहा है 1, आई और जे इज इक्वल टू 1। तो ये आई और जे क्या है भैया? तो आई आपका कीज है ए में और जे आपका कीज है ए में। और उससे पहले आप देख सकते हैं कि ये कंडीशन यहाँ कुछ है, लास्ट ए आई नॉट इक्वल टू लास्ट ए जे एंड इज कंपेरेटिबल ए आई एंड ए जे। तो ए आई और ए जे कहां मिल रहा है? अगेन वही लॉजिक आप देख सकते हैं, ए आई और ए जे। तो इस बार अगर आप ध्यान दीजिएगा तो यहाँ पे ए आई और ए जे में लेटर काउंट और पार्ट ऑफ स्पीच है। तो ये जो ए और आई है, इसका लास्ट ऑफ ए आई मतलब पार्ट ऑफ स्पीच। ये पार्ट ऑफ स्पीच, ये वाला पार्ट ऑफ स्पीच दोनों सेम नहीं होने चाहिए, क्योंकि यहाँ नॉट इक्वल टू का सिंबल। ये पहला कंडीशन है, एंड मतलब ये कंडीशन है, उसके बाद ये वाला भी होना चाहिए कंपेटेबल। तो अब ये कंपेटेबल देखते हैं, देखने में थोड़ा सा मैथमेटिकल और कॉम्प्लेक्स लगेगा, बट ये कुछ है नहीं। आप देखिए आई एंड जे, तो आपका पी को आप ए आई मान लीजिए, ए ऑफ आई मान लीजिए, एंड क्यू को आप ए ऑफ जे मान। तो अगेन आप ए आई जे और ए आई जी देखिएगा तो यही आप मिलेगा, एलसी पीओएस एक्स के लिए है, वाई के लिए एलसी पीओएस, ठीक है। अब देखिए फर्स्ट ऑफ पी माइनस फर्स्ट ऑफ क्यू इज इक्वल टू -1। ये -1 है, ये ध्यान रखने वाली बात है। तो यानी कि हो ना हो, फर्स्ट ऑफ पी क्या है? आई। तो आई जो है, और उसको जब आप क्यू से माइनस कर रहे हैं तो क्यू क्या है आपका? जे। तो आई ऑफ जे -1 है। इसका मतलब क्या है? अगर आप इसको सिंपल मैथ कीजिएगा तो आपको समझ में आएगा कि आई जो है वो हमेशा लेस देन होना चाहिए। जैसे कि आप खुद सोचिए, 3 - 4 कीजिएगा तभी तो आपको -1 मिलेगा ना। आप 4 - 3 कीजिएगा तो आपको -1 कभी मिल सकता है? नहीं मिल सकता। तो ये कोर लॉजिक है इस क्वेश्चन का, तो आप उसको रिटर्न ट्रू कर देंगे तो कॉम्पिटेबल। तो ये असल में क्या कर रहा है, ये पूरा लाइन जो है, ये लाइन तभी एज बना रहा है जब डिफरेंट पीओएस है, मतलब पार्ट ऑफ स्पीच है, और आई जो है वो हमेशा लेस देन जे आ रहा है। तो आई और जे लेस देन क्या है वो आप क्वेश्चन देख के समझाइएगा। तो लेटर काउंट ऑफ द पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ वर्ड आर सेम, नहीं गलत। लेटर काउंट ऑफ आई इज मोर देन जे बट है बोथ डिफरेंट, नहीं ये भी गलत, क्योंकि आई लेस देन जे होना चाहिए। लेटर काउंट ऑफ आई इज 1 मोर देन जे एंड बोथ हैव डिफरेंट पार्ट ऑफ इंग्लिश, गलत।
वन लेस देन बोल सकते हैं, लेटर काउंट ऑफ जे। तो देखिए यहाँ पे और यहाँ पे ज्यादा अंतर नहीं है, बस आई और जे का है। तो आप देख सकते हैं कि मैंने आई के सेंस में बताया कि आई लेस देन जे होना चाहिए, बट इसका मतलब ये भी होता है कि जे जो है वो आई से हमेशा बड़ा होना चाहिए और 1 यूनिट बड़ा होना चाहिए, क्योंकि तभी आपको -1 मिलेगा, नहीं तो आपको -2 -3 भी मिल सकता है ना। तो इसलिए लेटर काउंट ऑफ वर्ड जे इज 1 मोर देन आई बट है बोथ डिफरेंट पार्ट ऑफ स्पीच। तो ये हमारा दोनों क्राइटेरिया को सीट कर रहा है कि 1 मोर देन आई होना चाहिए और डिफरेंट पार्ट ऑफ स्पीच होना चाहिए, इसलिए ये आंसर सही है। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 15 कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Every pair of notes with the same part of speech is connected by an H। नहीं, अभी हमने देखा कि सेम पार्ट ऑफ स्पीच H से कनेक्टेड नहीं हो सकता, क्योंकि डिफरेंट पार्ट ऑफ स्पीच हम लोग को चाहिए और कंपेटेबल होना चाहिए, तभी जाकर होगा। तो ये चीज क्या आ जाएगा आपका आंसर, फॉल्स। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों अब हम लोग आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 17 और 18 पे। अगेन आप देख सकते हैं ग्रुप क्वेश्चन है, बस इस बार जो है वो स्टूडेंट टेबल से डेटा लिया गया है और साथ ही साथ आपका सीक्वेंस नंबर जो है वो ग्राफ लेबल करने के लिए। देखते हैं क्या इस बार इन्होंने बस ये किया है कि जो लिस्ट है उसके अंदर एक डिक्शनरी पुट कर दिया है। बट देखते हैं क्या है क्वेश्चन हमारा। तो हमारा करेक्ट कोड स्टेटमेंट गिवन इन द कोड, तो ये आपको ऑप्शन के साथ जाना होगा, बट पहले कोड को देख। तो यहाँ अगर आप देखिएगा तो सीक्वेंस नंबर क्या है, P इज इक्वल टू फिजिक्स, C केमिस्ट्री एंड M मार्क्स। तो ये आपको अभी तक पता चल गया होगा कि ये की है और ये वैल्यू है। तो जब भी हम लोग सीक्वेंस नंबर को एक्सेस करेंगे तो हम लोग को ये पूरा का पूरा डिक्शनरी एज अ वैल्यू रिटर्न होगा और उसके अंदर फिर हम लोग इंडेक्सिंग करेंगे तो हम लोगों को की और वैल्यू मिलेगा। तो इसके अंदर इंडेक्सिंग करने के लिए हम लोगों को ये की के ऊपर एक्सेस करना होगा, तो हम लोगों को ये वैल्यू रिटर्न के तौर पर मिल जाए। ठीक है, अब देखते हैं। पी एस इज इक्वल टू गेट एडजेसेंट डी कॉमा पी, गेट एडजेसेंट मैट्रिक्स सी एंड एडजेसेंट मैट्रिक्स एम। तो ये खेला बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। गेट एडजेसेंट मैट्रिक्स, लेंथ ऑफ कीज ऑफ बी, क्रिएट मैट्रिक्स एंड कॉमा है, पी आई जे इन रोज एम, आई जे इन कॉलम्स एम, इफ आई नॉट इक्वल टू जे, यानी कि रो नॉट इक्वल टू कॉलम, डिफरेंट आई, डी ऑफ आई ऑफ सब्जेक्ट माइनस डी ऑफ जे ऑफ सब्जेक्ट। तो ये डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है समझना, क्योंकि यही इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का की होगा कि अगर आई का जो सब्जेक्ट है उसका जो मार्क्स है और जे जो सब्जेक्ट है, तो आई और जे बाय द वे अगर आप सोच रहे हैं तो ये कुछ नहीं स्टूडेंट स्टूडेंट 1 का सब्जेक्ट का मार्क्स और स्टूडेंट 2 के सब्जेक्ट का मार्क्स, और ये सब्जेक्ट आप पुट करेंगे कि क्या है, फॉर फिजिक्स होगा या केमिस्ट्री होगा, जो भी आपकी मर्जी। तो वो जो मार्क्स है उसका डिफरेंस निकाल के यहाँ पे वेरिएबल में रख ले। फिर अगर इस मार्क्स का डिफरेंस 10 और 20 के बीच आ रहा है तो एक एज बनेगा। तो अगर आप एक सिंपल सा मैथ सोचिए यहाँ पे, तो अगर कोई एग्जाम्पल हम लोगों को देता है सपोज 30 माइनस 20, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 10 आ जा रहा है, लेकिन अगर मैं रिवर्स कर दूं 20 माइनस 30, तो ये मेरे को -10 दे रहा है। अगर यहाँ मेरा -10 होता तो ये बहुत सही हो जाता, लेकिन आप देख सकते हैं कि यहाँ 10 के बीच वैल्यू बोल रहा है, यानी कि अगर मैं यहाँ पे बोलता हूं कि आई और जे के बीच एक नोड है, तो एम ऑफ जे एंड आई के बीच कोई नोड हो ही नहीं सकता, वो जीरो ही होगा हमेशा, राइट। तो यही लॉजिक आपको यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व करते वक्त लगाना है एज पर द क्वेश्चन। फॉर आई जे, इफ पी एच ऑफ आई j is equal to 1, then ph of j of i is equal to 0। बिल्कुल सही, क्योंकि हम लोगों का ij जो है वो डायरेक्टेड एज है। अगर आप नहीं समझ रहे डायरेक्टेड एज क्या है तो प्लीज मेरे ग्राफ वाले वीडियो को देख लीजिए, उसमें मैंने सारी चीज समझाया हुआ है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जो कि है क्वेश्चन नंबर 18, और इसमें बोलता है चूज द करेक्ट स्टेटमेंट बेस्ड ऑन द गिवन सूडोकोड डेटा मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन फॉर ऑल आई एंड जे, 0 से लेकर के ph आई जे का वैल्यू लेस देन इक्वल टू 3 होगा क्या। तो अगर आप देखिए तो ph यहाँ है, ch यहाँ है, ma यहाँ पे है, राइट। और इसमें फिजिक्स मार्क्स स्टोर है, केमिस्ट्री मार्क्स स्टोर है, मैथमेटिक्स मार्क्स स्टोर है। तो अगर यहाँ पे हर बार जो कंडीशन है वो मीट कर जा रहा है, तो हम लोग को 1 1 मिलेगा, 2 1 मिलेगा और तीसरा 1 मिलेगा, क्योंकि वहां पे सम पूछ रहा है। तो इसका वैल्यू मैक्सिमम कितना जा सकता है, 3 जा सकता है, और मिनिमम आपका 0 या 1 तक जा सकता है। देखते हैं ऑप्शन में क्या है आपका। तो आप देख सकते हैं 0 से लेकर के 3 तक जा रहा है, तो ये सही है। लेकिन आप यहीं पे खुश मत हो जाइए, ये मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन है, तो हो सकता है ऑल आंसर भी सही हो। तो ये वाला देखिए ph आई जे इज इक्वल टू, नहीं ये गलत है, डायरेक्टेड इसका क्वेश्चन है। फॉर आई जे, ph आई जे, ch आई जे एंड m आई जे, तो इसको मैक्सिमम पे लेके चलिए, 1 + 1 + 1, और यहाँ pj आई 0 होगा, cj आई 0 होगा, ये 0 होगा, क्योंकि अगर ये तीनों 1 होगा तो ये वाला तो पक्का 0 होगा। तो ये कितना आ रहा है, 3 आ रहा है, राइट। और ये कितना से लेस देन इक्वल टू 3 बोल रहा है, इसलिए ये सही है। तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 17 और 18 दोनों कंप्लीट होता है। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 और 20 पे आ चुके हैं। तो लेट M बी एडजेसेंसी मैट्रिक्स ऑफ ग्राफ G
given below mij is equal to 1 if there is an edge from I to j otherwise 0। तो ये adjacency मैट्रिक्स अगर आप नहीं जानते तो ये कुछ ऐसा होता है। अगर सपोज आपके पास 3 नोड्स हैं और ये 1 है, ये 2 है और ये 3 है, तो अगर आप देखिएगा तो यहाँ आप ऐसे लिखिए, ठीक है, नॉर्मल मैट्रिक्स के तौर पर। तो 1 से 1 के तरफ कोई नोड है? नहीं हो सकता, 0। 1 से 2 के तरफ कोई नोड है क्या? 1 से 2 के तरफ भी कोई नोड नहीं है, गलत। 1 से 3 के तरफ कोई नोड है क्या? नहीं, फिर 0। 2 से 1 की तरफ नहीं, 2 से 2 की तरफ नहीं, एंड 2 से 3 की तरफ नो। 3 से 1 की तरफ यस, 3 से 2 की तरफ यस, 3 से 3 की तरफ नो। तो इस टाइप का मैट्रिक्स होता है, ये बात का आपको ध्यान रखना। तो इसके बाद एक और कॉन्सेप्ट आता है, सपोज मेरे पास 4 नोड्स हैं अब यहाँ, ठीक है, ये मेरा 1 है, ये मेरा 2 है और ये मेरा 3 है और ये मेरा 4 है। जैसे चीज मैं ये करना चाहता हूँ, तो अब अगर मैं बोलूँ कि मुझे 1 से 4 जाना है तो क्या मैं डायरेक्ट जा सकता हूँ एडजेंसी मैट्रिक्स के थ्रू? इसका अगर एडजेंसी मैट्रिक्स इसी तरीके से आप बना के देखिए, ये आपका टास्क है। नहीं जा सकता, ग्राफ से भी क्लियर दिख रहा है कि मैं नहीं जा सकता। लेकिन अगर मैं 2 का डिटोर ले लूं या 2 नोड का इस्तेमाल कर लूं तो क्या मैं 4 तक पहुंच सकता हूं? बिल्कुल पहुंच सकता हूं। तो ये होता है हॉपिंग का कॉन्सेप्ट कि आप कितने हॉप्स तक ले सकते हो, यानी कि हॉप्स का मतलब जंप, और ये जंप आप कैसे ले सकते हो? किसी नोड के थ्रू ले सकते हो। तो ये आपको काफी हेल्पफुल रहेगा, ये कॉन्सेप्ट आप जान लीजिए, क्योंकि इस क्वेश्चन में आपको हॉपिंग का ही कॉन्सेप्ट लगाना है, जैसा कि मैं इस कोड को देख पा रहा हूं। तो हॉप के लिए फंडा क्या है, ये सब जो भी है मैं आपको ट्रिक समझा देता हूं। तो अगर आपका कोई रो है और एक टेम्पोररी कॉलम है, वो 1 है, और अगर आपका टेम्पोररी कॉलम और उसका रो 1 है, तो इसका मतलब आप बीच में जंप कर रहे हो, राइट? तो ये जो जंप है इसी को हम लोग हॉप बोलते हैं। तो ये हॉपिंग पॉसिबल, यहाँ पे गलती है, यहाँ पे रो नहीं, यहाँ कॉलम होगा। ये टेम्पोररी कॉलम है और ये आपका, तो वही चीज आपको यहाँ दिखेगा। देखिए MIK यानी कि आपका रो और टेम्प कॉलम, या टेम्प मैं लिख देता हूँ, वो 1 है। फॉर ईच J इन कॉलम्स ऑफ M, तो ये ध्यान रखिए, ये जो K है ये कॉलम पे आइटरेट कर रहा है और वो K रन हो रहा है इस लूप के अंदर, जो कि एक नेस्टेड लूप है, यानी कि आप रो को क्या कर रहे हैं, फिक्स कर दे रहे हैं, और J के साथ भी वही गेम कर रहे हैं, आप रो के अंदर रह करके आप कॉलम को आइटरेट करवा रहे हैं। तो J इन कॉलम्स MKJ इज इक्वल टू 1। तो MKJ मतलब आपका टेम्प कॉलम और उस पर्टिकुलर मैट्रिक्स का कॉलम। तो ये जो टेम्प कॉलम है ये रो की तरह एक्ट करेगा, इंटरमीडिएट रो, टेम्प मैट IJ। तो आपको बस इस कोड को भी देखने की जरूरत, एक्चुअली सही बोलूं तो इस क्वेश्चन में नहीं है। आपका जो क्वेश्चन है वो आपको बोलता है कि व्हाट विल द वैल्यू ऑफ A एंड B एट द एंड ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ द गिवन सूडो कोड। तो अगर आप देखिए तो यहाँ पे आपका ये जो कोड है ना, ये सिर्फ 1 हॉप अलाउ कर रहा है, उससे ज्यादा हॉप्स अलाउ नहीं कर रहा है ये कोड। हो सकता है आपको मल्टीपल हॉप्स दे दे, तो उस सेंस में ऐसा जो K और J है उससे 1 होगा, फिर ये होगा, फिर उसके बाद एक और लूप चलेगा, वैसा चलेगा, लेकिन यहाँ पे सिर्फ 1 हॉप। तो ध्यान रखिएगा, मैट्रिक्स 0 और 1 A स्टोर कर रहा है, तो 0 से 1 जा सकते हैं क्या? पहला सवाल। 0 से 1 हम एक हॉप में जा सकते हैं, राइट? हम लोग 2 का इस्तेमाल कर सकते हैं और 1 जा सकते हैं, तो A का वैल्यू 1 होना चाहिए। अब दूसरा क्वेश्चन क्या है, 3 और 4, 3 से 4 जा सकते हैं क्या? 3 से 4 जाने के लिए हम लोगों को पहले 0 जाना पड़ेगा, फिर 2 जाना पड़ेगा, फिर 1 जाना पड़ेगा, फिर 4 जाना पड़ेगा। तो यहाँ 4 हॉप्स लग रहे हैं, 1 हॉप्स नहीं लग रहा, मतलब 4 नोड्स हम लोग यूज कर रहे हैं, ऐसे नहीं जा सकते, राइट? तो इसलिए ये आंसर 0 हो जाएगा। तो इसका आंसर आप देख सकते हैं A इक्वल टू 1 और B इक्वल टू 0। अब 186 क्या है आपका? 186 है व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ A एंड B एट द एंड ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ गिवन सूडो कोड। तो यहाँ पे देखिए, न्यू मैट्रिक्स अपडेट मैट्रिक्स M, न्यू मैट्रिक्स 2 अपडेट मैट्रिक्स 2। अगर आप देखिएगा तो अपडेट मैट्रिक्स M जो है वो न्यू मैट्रिक्स में स्टोर हो रहा है, और यही न्यू मैट्रिक्स फिर से आप अपडेट मैट्रिक्स में यूज कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आपका जो एडजेसेंसी मैट्रिक्स है वो चेंज ही नहीं हो रहा, तो लॉजिक वही लगा रहेगा आपका कि 1 हॉप। अब देखिए, न्यू मैट्रिक्स 2,0 यानी कि 2 से आप 0 जा सकते हैं क्या? जो इस तरफ रहता है उससे हम लोग जाते हैं, ठीक है? तो 2 से 0 जाने के लिए हम लोग को एक 3 का हॉप लेना पड़ेगा, फिर 1 लेना होगा, तो यस पॉसिबल है। और 4,0, तो अभी हमने ऊपर वाले केस में देखा था कि 4 से 0 जाने के लिए बहुत पापड़ बेलने, राइट? तो 4 से 5 जाओ, 5 से 2 जाओ, 0 जाओ, तो ये पॉसिबल नहीं है, ये 3 हॉप्स वाले क्वेश्चन हो जाएंगे, तो इसलिए ऑप्शन नहीं हो सकता। इसलिए फिर से अगेन A का वैल्यू 1 हो जाएगा, B का वैल्यू 0 हो जाएगा। आप देख सकते हैं इसका आंसर भी वही है। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 19 और 20 कंप्लीट होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों अब हम लोग आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे और देखते हैं। A word is said to be palindrome if word obtained by reversing its letter is the same as the original. The following pseudocode picks up the word X from the words table and check if it's palindrome or not. The result is stored in the boolean variable called flag. तो ये चीज आपको बहुत ध्यान रखने की बात है, क्योंकि यही आपका क्वेश्चन को सॉल्व करने का की है। Select the correct implementation of procedure palindrome. This is the procedure must return true if the word is a palindrome and false otherwise. It is a multiple select question. तो यहाँ पे एक सजेशन दूंगा कि कभी भी
भी प्री एज्यूम मत कीजिएगा आपका कोड। आप अगर आप देखिएगा तो MADAM अगर आप देखिएगा तो चाहे इधर से जाइए या इधर से जाइए, दोनों आपको सेम ही मिलेंगे। मतलब अगर पर्टिकुलर अगर मैं यहाँ लिस्ट के अंदर काम कर रहा हूँ तो अगर ये मेरा आई ऑफ 0 है इज इक्वल टू आई ऑफ -1 है, राइट। तो अगर सिटी के लैंग्वेज में मैं बोलूं तो आपका फर्स्ट ऑफ एल विल बी इक्वल टू लास्ट ऑफ एल। अब इसके बेसिस पे मैं क्या कर सकता हूँ, इसके बेसिस पे अब मैं इन वाले लिस्ट को ले सकता हूँ, यानी कि मैं इन दोनों को रिमूव कर सकता हूँ। अगर मैं रिमूव कर सकता हूँ तो उसके लिए मुझे क्या लॉजिक लगाना होगा, वो लॉजिक ही हम लोगों को अगर समझ गए तो ये कोड बन जाएगा। तो अब देखिए प्रोसीजर इज पैलिंड्रोम। इफ लेंथ ऑफ एल इज लेस देन 1 रिटर्न ट्रू। इसका मतलब क्या है, अगर लिस्ट में सिर्फ एक कैरेक्टर है सिर्फ और सिर्फ, तो उसका कोई मतलब नहीं बनता, पैलिंड्रोम चेक ही नहीं कर सकते, तो वो पैलिंड्रोम ऑलरेडी है, हम लोग ये मान लेंगे यहाँ पे। फर्स्ट ऑफ एल इज नॉट इक्वल टू लास्ट ऑफ एल रिटर्न फॉल्स, बिल्कुल सही। तो फर्स्ट ऑफ एल लास्ट इक्वल टू एल, तो इसका मतलब ये नॉट पैलिंड्रोम। उसके बाद देखिए एल्स रिटर्न इज पैलिंड्रोम रेस्ट इनिट ऑफ एल। तो अगर आप देखिए तो रिकर्सिव कॉल है। अब हम लोग को देखना है कि आखिर ये हो क्या रहा है। तो अगर इसका मैं वर्ड ले लूं मैडम और यहाँ पे मैं बोल दूं इनिट ऑफ एल, तो इनिट ऑफ एल का फंडा क्या होता है, अगर इनिट ऑफ एल मैडम पे रन कर रहे हैं तो आपको मिलेगा MADA इतना ही। लास्ट वाला वैल्यू हम लोग रिमूव कर देते हैं इनिट में। अब अगर मैं रेस्ट ऑफ एल बोल रहा हूं उस पे, तो इसका मतलब क्या है, फर्स्ट वैल्यू को हटा दो और बाकी सब रिटर्न कर दो, तो ADA मिल जाएगा। और फिर हम लोग रेस्ट वही चेकिंग करेंगे और बार बार रिकर्सिव कॉल करेंगे, फाइनली जो आउटपुट मिलेगा वो हम लोग रिटर्न कर देंगे। तो ये जो रिटर्न है वो अल्टीमेटली बेस कंडीशन ट्रू पे पहुंच जाएगा जब लास्ट एलिमेंट बस बचेगा। तो ये क्वेश्चन सही हो जाएगा। अगर आपको फिर भी नहीं समझ आया तो प्लीज एक बार इसको करके देखिएगा इसी तरीके से जैसे मैंने इसको काट के रखा। अब जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है हमारा क्या, इक्वल टू 1, लेकिन हम लोग को क्या चाहिए, लेस देन इक्वल टू 1 चाहिए, तभी जाकर के ट्रू होगा। इक्वल टू 1 पे ट्रू नहीं होना जरूरी नहीं है, इसलिए रॉन्ग है। अब वही चीज आप यहाँ देखिएगा तो लेस देन इक्वल टू 1, तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट ऑफ एल लास्ट ऑफ एल पे वही कोड रन हो रहा है और एल्स आ रहा है, लेकिन यहाँ पे लेस देन इक्वल टू 1 है, इसलिए ये आंसर सही है। और ये वाला आंसर जो है ये इक्वल टू एल है, तो रिटर्न ट्रू एल्स। तो ये एल्स पार्ट पे क्यों काम कर रहा है, हम लोगों को तो इक्वल टू पे ये चीज को रिकर्सिव कॉल करवाना है, इसलिए ये रॉन्ग आंसर है। तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 21 कंप्लीट होता है। हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों अब हम लोग आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 22 और 23 पे। अगेन मैं आपको बोलूंगा कि ये क्वेश्चन न्यूमेरिक टाइप क्वेश्चन है, इसलिए मैं इसको आपको बताने वाला नहीं हूँ, बस क्या होगा वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे देखिए 5,3, तो यहाँ पुट कर दीजिए 5,3। आपको बस क्या कैलकुलेट कर रहा है वो बताना है। तो क्या j बराबर है 0 के, नहीं है, तो रिटर्न क्या करना है हम लोगों को, कुछ भी नहीं, हम लोग सीधे इस वाले पार्ट में आएंगे, तो रिटर्न ये वाला पार्ट होगा। तो अगर आप देखिएगा तो यहाँ आपका रिकर्सिव कॉल है, तो यहाँ पे आपको क्या करना है j+i, तो यानी कि आपका j 5 था प्लस 3 8 कॉमा j-1, तो आपका j क्या है 3, तो 3-1, तो इस तरीके से आपको क्या मिला 8,3। आपको यही चीज वापस से इसमें पुट करना है, फिर से यही चीज करना है, और फाइनली जब तक j का वैल्यू 0 नहीं हो तब तक आपको इसको रन करते रहना है, और जब तक आप इसको रन करते रहिएगा तब तक आपका रिकर्सिव कॉल होता रहेगा। तो इसका आंसर क्या होगा वो मैं आपको बता देता हूँ 11, बट ये कैसे होगा ये आप ढूंढ के बताएंगे, ये आपका होमवर्क है ताकि आपका एग्जाम के लिए प्रैक्टिस हो। क्वेश्चन नंबर 23, अगेन आप देखिएगा तो ये क्वेश्चन मल्टीपल सेट क्वेश्चन है कि क्या आउटपुट देगा कैलकुलेट y, x। तो y, x जनरलाइज सॉल्यूशन है, तो अगर आप इसमें देखिएगा तो यहाँ पे आपको क्या मिल रहा है y, x, राइट। अब उस हिसाब से आप सोचिए, ये आपका y है, ये आपका x है, उसके बाद आप कॉमा क्या ले रहे हैं x-1, ये एक पेयर हो गया, फिर वैसे करते 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 तो ये आपका ये वाला पार्ट तो हो ही नहीं सकता, ये पार्ट हो ही नहीं सकता, ये पार्ट हो ही नहीं सकता, क्योंकि हम लोग का सबसे पहले y है, तो इसलिए ये वाला ऑप्शन बाय एलिमिनेशन सही होता है। बट आप चाहें तो इसका कोर लॉजिक समझने के लिए इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। और इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 22 और 23 कंप्लीट होता है। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों अब हम लोग आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 26 और 27 पे। अगेन ये ग्रुप क्वेश्चन है और ये ग्राफ का क्वेश्चन है, बट ये ग्राफ थोड़ा सा डिफरेंट है क्योंकि ये DFS से रिलेटेड है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि सबसे पहले क्या करना है, और इस क्वेश्चन में एक छोटा सा ट्रिक भी है वो मैं आपको बता दूं। कंसीडर द फॉलोइंग ग्राफ विद 5 नोड्स, A इज इक्वल टू 6x6 एडजेसेंसी मैट्रिक्स करस्पॉन्डिंग टू दिस ग्राफ। तो ये जो ग्राफ है इसमें ऑब्वियसली इसका मतलब है कि 6 नोड्स तो प्रेजेंट हैं ही, तो अगर 6 नोड्स प्रेजेंट है तो उस हिसाब से आपको जो एडजेसेंसी मैट्रिक्स मिलेगा वो आपको कुछ ऐसा मिलेगा 0 1 2 3 4 एंड 5। इधर भी आपका 0 1 2 3 4 एंड 5। तो अब हम लोगों का काम है ये सर्च पाथ वाला चीज को समझना, बट उससे पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है व्हाट विल द वैल्यू ऑफ L आफ्टर एग्जीक्यूटिंग द गिवन कोड।
तो अगर आप देखिए तो यहाँ क्या है, d ऑफ 4 इज इक्वल टू -1 और यहाँ पे आपको दे रहा है l ऑफ 4, राइट। इनिशियली ये -1 है तो हम लोग ऑब्वियसली इसको इंक्रीमेंट करेंगे और l में वैल्यू पुट करते जाएंगे। तो आपका काम है बस इस पर ट्रैवर्स करना। ट्रैवर्स कैसे करना है वो मैं आपको समझाता हूँ। अगर यहाँ पे आप देखिए 4, तो आपको 4 से मूव ऑन करना। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो आपका कोड है वो क्या बोलता है, s++i फॉर ईच j इन कॉलम्स ऑफ ग्राफ इफ ग्राफ ij इज इक्वल टू 1 एंड नॉट की इज इक्वल टू pij। तो आप ऑब्वियसली देख सकते हैं कि ये डिक्शनरी है। तो डिक्शनरी में जब हमारे पास कुछ नहीं होता तो हम लोग की डालने का फ्रीज ट्राई करते हैं, राइट। तो वही चीज हम लोग यहाँ कर रहे हैं। p ऑफ j इज इक्वल टू i, तो मतलब p ऑफ जो कॉलम है उसका वैल्यू 4 कर दो। तो यानी कि आप अगर देखिएगा तो 4th कॉलम से आप शुरू करेंगे, राइट, ठीक है। अब इस 4th कॉलम से जब आप शुरू कीजिएगा तो आपको नियरेस्ट वैल्यू क्या मिलेगा। आप 4 से मूव ऑन कहाँ कर सकते हैं, क्या आप 5 पे मूव ऑन कर सकते हैं, क्या आप 3 पे मूव ऑन कर सकते हैं, 2 पे मूव ऑन कर सकते हैं या 0 पे मूव ऑन करेंगे। तो अब आपको ये रोज के बेसिस पे चलना है यहाँ, ठीक है, कि आपका कौन से रो में सबसे पहली बार 1 आ रहा है। तो अगर आप देखिएगा तो 3 और 2 दोनों जो है एक के नीचे एक है, राइट। तो सबसे पहले आपको 2 पे जाना चाहिए क्योंकि यहाँ पे 1 के बाद क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, राइट। तो पहले आप 2 पे जाएंगे और जब आप 2 पे चले जाएंगे फिर 2 से आपके पास पाथ खुल जाएगा। अब 2 से अगर आप देखिएगा तो सबसे पहले आपका पाथ क्या क्या खुल रहा है, 3 का खुल रहा है, 1 का खुल रहा है और 0 का भी खुल रहा है। तो सबसे पहले क्या आ जाएगा आपका 2 के बाद आपका पाथ 0 आएगा, राइट। उसके बाद आप 0 से कहां जा सकते हैं, तो 0 पे अगर आप जाइएगा तो 0 से 0 पे तो नहीं जा सकते, 0 से फिर आप 1 जा सकते हैं या फिर 5 जा सकते हैं। तो 1 पहले आएगा तो 1 पे आप जाइएगा, राइट। उसके बाद अब 1 से आप कहां जा सकते हैं, आपका 2 क्या विजिटेड है 1 से। अब 2 से आप कहां जा सकते हैं, नेक्स्ट 3 पे जा सकते हैं, तो ये 1 हो जाएगा। उसके बाद 3 से आप कहां जा सकते हैं, 3 से आप आइदर 0 हो सकते हैं या 5 जा सकते हैं। तो 3 से आप नेक्स्ट कहां जाएंगे, 0 तो ऑलरेडी विजिटेड हो चुका है इसलिए नहीं जा सकते, इसलिए 5 पे सीधे सीधे जाएंगे, राइट। तो इस तरीके का मैट्रिक्स बनेगा। तो अगर आप इसको देखिएगा तो हमारा कोड हमें सॉल्व कर लिया। 4 से पहले गए, फिर 2 पे गए, फिर 0 गए, फिर 1 गए, 3 गए और 5 गए। तो यही आंसर होगा। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 26 कंप्लीट होता है। हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 27 पे। अब बोलते हैं व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ कीज ऑफ डी आफ्टर एग्जीक्यूशन ऑफ गिवन सूडो कोड। तो भाई यहाँ पे अगर आप देखिएगा तो कीज ऑफ डी जो है वो किसके ऊपर होता है, वो होता है डिक्शनरी के ऊपर। तो अगर आप डिक्शनरी के ऊपर देखिएगा तो आपको जो पूछना चाहिए था क्वेश्चन में वो पूछना चाहिए था डी के बारे में, ना कि एल के बारे में, राइट। तो इसलिए आपको इस बात का खास ध्यान रखना है और आपको इस क्वेश्चन को गलत नहीं करना है क्योंकि ये एल के बारे में पूछ रहा है, टी के बारे में नहीं पूछ रहा है, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 27 कंप्लीट होता है। अब हम लोग देखते हैं कि किस टॉपिक के क्वेश्चन सबसे ज्यादा आने के चांसेस हैं। तो दोस्तों जैसा कि आपने क्वेश्चन पेपर के अकॉर्डिंग देखा, आपका जो सबसे ज्यादा आने वाला कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट है ग्राफ। उसके बाद सेकंड नंबर पे रिकर्शन बहुत पूछा जा रहा है और तीसरे नंबर पे नेस्टेड डेटा टाइप जैसे कि लिस्ट ऑफ लिस्ट या डिक्ट ऑफ डिक्ट आपसे पूछा जा रहा है। उसके अलावा मेनली वीक 1 to 4 के जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं वो इंक्लूडेड है इन्हीं क्वेश्चंस के अंदर और ज्यादातर जो क्वेश्चंस हैं वो ग्रुप क्वेश्चंस हैं। तो अगर आप एक को सॉल्व नहीं कीजिएगा तो दूसरा सॉल्व होने वाला नहीं है, इसलिए आपको इन तीनों कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से करके जाना है। एक छोटी सी चीज और मैं आपको बताना चाहता हूँ, मेरे बनाने से कुछ नहीं हो, मैं क्वेश्चन पेपर आपको लिंक करके दे रहा हूँ। आप वो सारे क्वेश्चंस को खुद से बनाने का ट्राई कीजिए। जब आपको नहीं समझ आए तब जाकर के मेरे वीडियो को देखिए, तभी आपको एक्चुअल नॉलेज मिलेगा। क्योंकि लास्ट टाइम में बहुत सारे लोगों ने या फिर इस क्विज 1 में भी बहुत सारे लोगों ने ये सोचा कि क्वेश्चन तो इसी टाइप के आएंगे, उसे लोगों ने याद कर लिया और जाकर के एग्जाम में देने का कोशिश किए तो उसमें उनकी गलती हो गई और फिर वो नहीं समझ पा रहे थे कि उनकी गलती कहाँ हो रही है। तो क्वेश्चन के पैटर्न को समझिए, मैंने कुछ कुछ पैटर्न्स आपको अभी तक में बताए हैं, वो सारे पैटर्न्स को समझिए और उस पैटर्न के थ्रू अगर आप जाइएगा तो बहुत जल्दी क्वेश्चंस आपके बन जाएंगे। तो इस बार मैं कोई भी ऐसा एंड टर्म टिप नहीं देने वाला हूँ आपको, सिवाय इसके कि प्लीज पानी पी करके जाइएगा ताकि इतने 27 क्वेश्चन आप बना पाइए आराम से। एक छोटी सी चीज और कि क्वेश्चन नंबर 24 और 25 मैंने नहीं बताया है क्योंकि उस क्वेश्चन को मुझे चेक करना पड़ेगा, बट कम्युनिटी टैब में वो अपडेटेड रहेगा तो आप उसको भी जाकर के देख सकते हैं। अगर आपको कोई भी दिक्कत कोई भी परेशानी हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा और मैं आपको उसका जवाब दे दूंगा। तो इसी के साथ आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में। आपका एंड टर्म बहुत अच्छा जाए, तब तक के लिए बाय बाय।